Hi students, welcome once again to Achievers online classes. ये क्लासेस स्पेशली आप ही के लिए की जा रही हैं ताकि आप हीरो से सुपर हीरो बन सकें। यस, क्योंकि ये क्लासेस हैं स्पेशली उन बच्चों के लिए जो एनडी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जिनका एनडी एग्जाम बस कुछ ही देर में आने वाला है। तो मेरा मकसद यही है कि आप इन क्लासेस के थ्रू अपने को तैयार करिए और अपने मकसद में कामयाब रहिए। चलिए, हम लोगों ने कुछ सेशंस पहले किए थे इस चैप्टर के। हमारा चैप्टर क्या चल रहा है? स्ट्रेट लाइंस चल रहा है। कल हम लोगों ने 5 इक्वेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ा था, राइट? तो चलिए आज हम उससे कुछ थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज हम 3-4 इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे, अगर टाइम बचा तो हम उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। नंबर 1, एंगल बिटवीन टू लाइंस। चलिए हम बात करते हैं कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक हमारी लाइन है इस तरह से और ये है हमारी लाइन L1 और इसने स्लोप बनाया M1 और एक हमारी लाइन है ये जो कि है L2 और इसका स्लोप है M2। लाइन 1 का M1, लाइन 2 का M2 और लेट्स से ये एंगल बना रहा है थीटा। क्या एंगल बना रहा है? थीटा। मैं मानता हूं ये एंगल जो है वो है अल्फा और ये एंगल मैं ले लेता हूं बीटा, राइट? एग्जैक्टली। तो अभी यहां पे क्या है? हियर थीटा इज इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा लिख सकता हूं बिकॉज बीटा बड़ा है। चलिए ऐसे ही ले लेते हैं बीटा माइनस अल्फा, राइट? तो आपके पास क्या बनेगा? यू विल बी हैविंग tan थीटा इज इक्वल्स टू tan बीटा माइनस अल्फा। tan थीटा इज इक्वल्स टू tan बीटा माइनस tan अल्फा। बताइए आगे क्या आएगा? एग्जैक्टली 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, राइट? अब हमें एक चीज का जो ध्यान देना है वो क्या देना है? वो देना है कि व्हाट इज tan अल्फा। तो आल्सो हमें पता है कि m1 इज इक्वल्स टू tan अल्फा एंड m2 इज इक्वल्स टू tan बीटा। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? वेरी गुड, इट इज m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये बन जाएगा आपके पास, राइट? और आई कैन से दैट थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब ऐसा क्यों लिया मैंने? ऐसा इसलिए लिया बिकॉज कि हमारे पास थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, थीटा नेगेटिव भी हो सकता है। हम लोगों ने बात की थी ना कि हम लोग जब भी एंगल फाइंड आउट करते हैं हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को फाइंड आउट करते हैं, है ना? तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल होगा और अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे तो इट विल बी नेगेटिव। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखनी है। तो अब हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। सिंपल सी बात इतनी है कि अगर एंगल पॉजिटिव होगा तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है और एंगल अगर नेगेटिव आएगा तो हम लोगों का वो क्लॉकवाइज बन रहा है। बस इतनी सी बात हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है? तो यहां से हमें क्या मिल गया? यहां से हमें मिल गया थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, राइट? नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम लोगों ने एक तो पहले ही सीखा है, एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री देन m1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन m2 और m1 m2 इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो ये हमें तब लिखना है या तब यूज करना है जब हमारे पास एंगल 90 डिग्री दिया गया होगा। तो हम इसको इस तरह से लेके चलेंगे, राइट? नाउ इसके आगे हमारे पास क्या है? इसके आगे एक और बड़ा मजेदार सी बात हम लोग आज सीखेंगे। वो क्या सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइंस अंडर सर्टेन कंडीशंस।
कुछ कंडीशंस दी गई हैं और हम लोग उस कंडीशंस के मुताबिक क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। तो हमारे पास क्या है, हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज गिवन एज ax plus by plus c equals to 0। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, ax plus by plus c equals to 0, राइट। ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है। अब हमारे से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस गिवन लाइन। तो आपने हमेशा याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ line parallel to the above line is ax plus by plus lambda equals to 0। yes, जो चीज ध्यान रखनी है वो पता क्या ध्यान रखनी है कि two parallel lines always differs in constant, they always differs in constant, right। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी दो लाइंस की बात करेंगे जो पैरेलल है आपस में, उसका कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y हमेशा सेम रहेगा। चेंज कहां पे आएगी, सिर्फ इस कांस्टेंट में। तो हमारे पास एक कंडीशन हम लोगों ने ध्यान रखनी है, क्वेश्चन डायरेक्टली इसके ऊपर पूछा जा सकता है, राइट। सिमिलरली हमारे पास एक और हमारे पास कांसेप्ट है, ये बोलता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द अबव लाइन। अगर हमसे ये बोला जाए कि तो क्या होगा, इट इज। अब इस केस में मैं क्या ध्यान रखता हूं, मैं कहता हूं कि a और b या कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y ने अपनी जगह इंटरचेंज कर ली, दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, एंड व्हेन दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस तो क्या हुआ हमारे पास यस थोड़ी सी चेंज तो आएगी ना। तो देखिए क्या चेंज आएगी, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इट इज इन द केस ऑफ परपेंडिकुलरिटी। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा bx। अब a को अच्छा नहीं लगा अपनी जगह चेंज करने के पे, उसको मजा नहीं आया, तो उसको तो थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, तो इसलिए bx माइनस ay प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब लैम्डा कुछ भी हो सकता है, ये और ये लैम्डा सेम नहीं है। लैम्डा डिपेंड करेगा कि कोई और कांस्टेंट, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन हमें क्या गिवन है या हमें क्या कंडीशन उसमें गिवन है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बी और ए आपस में अपनी जगह इंटरचेंज कर लेते हैं। ए को मजा नहीं आया, ए को पसंद नहीं आया, ए ने क्या किया, अपने साथ मूड गंदा बना लिया और नेगेटिव मूड बना लिया, इसीलिए ए के साथ माइनस ए लग गया, ठीक है। और ये कांस्टेंट तो हमेशा चेंज होगा ही होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है हमारे पास, वो है दिस इज डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। पॉइंट को हम लोग डिनोट कर रहे हैं x1 y1। पॉइंट का नाम भी हम लोग ले रहे हैं ऑफ ए पॉइंट p x1 y1, राइट। एंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट p x1 y1 फ्रॉम द लाइन ax plus by plus c equals to 0, राइट। तो इसमें घबराने का नहीं है, इसमें एक चीज ही ध्यान रखनी है, x की जगह x1 लगाने का है, y की जगह y1 लगाने का है। तो इट इज सिंपली इक्वल्स टू व्हाट, आप देखें, आप अपने आप बोलेंगे, शाबाश बोलिए मेरे साथ, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, और इसको मॉड में रखेंगे। कोई बता सकता है मॉड में क्यों रखेंगे? यस, मॉड में रखेंगे क्योंकि हमारे पास लेंथ जो रहती है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। क्या रहती है? हमेशा पॉजिटिव। तो आपने इसी बात को ध्यान रखना है कि लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो इसीलिए हमने उसको मॉड में रखा है, राइट। इसी के साथ साथ एक और है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, two parallel lines is like this, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने को बोल रहा है। और आप सबको पता है, अभी हमने पीछे सीखा कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके x और y वाले कोफिशिएंट सेम होंगे, और डिफर कहां करेगा? कांस्टेंट पे। यस, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और एक को हम लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो चेंज कहां पे लाई? हमने सिर्फ कांस्टेंट को c1 और c2 लिख दिया ताकि अलग-अलग कांस्टेंट हमें समझ आए, राइट। तो अब हमारे पास ये क्या रहेगा? ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस हम रहेगा, इसको भी हम d से डिनोट कर लेते हैं। दिस इज डिस्टेंस t इज इक्वल्स टू, और यहां पे हम इसको डिस्टेंस d लेते हैं, तो ये सिंपल क्या बन जाएगा? c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a square plus b square, right? So this is what the distance between the, yes, very good, it is the distance between the two parallel lines. This was the distance of a point from a line. तो distance of a point from a line में यहाँ px1 y1 ले लेता हूँ, और यहाँ से इस लाइन का डिस्टेंस जो थी ax plus by plus c equals to 0। तो ऊपर वाले केस में हमने क्या सीखा? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, और नीचे वाले केस में हमने सीखा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए एक और चीज सीखते हैं, एक और चीज समझते हैं। तो एक और चीज क्या है? अगर हम लोग यहां पे देखें तो एक और चीज है, वो है हमारे पास व्हाट? Condition for concurrent lines, condition for concurrent lines। पहले मुझे ये बताइए concurrent line होता क्या है? हाँ, yes, concurrent line which passes through the same point। अब हमारे पास तीन इक्वेशंस दी गई हैं इसके लिए, तीन लाइन है, तो a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0, a3x plus b3y plus c3 equals to 0। तो हमारे पास तीनों लाइंस कॉन्करेंट कब होगी? तो आपको कुछ नहीं करना ज़्यादा, इट इज वेरी सिंपल। इफ हम कहेंगे कि थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट, थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट if you happen to find कि determinant of the coefficients is equals to 0। अगर आपने ये फाइंड आउट किया कि determinant of these coefficients of these lines is equals to 0, you have become superhero। It means this will be the condition for congruent lines। It means the three lines are कॉन्करेंट। यस, these lines are concurrent। तो ये हमारे मेन कंसेप्ट थे जो हमने अभी तक स्ट्रेट लाइंस के लिए पढ़े, राइट। 5 मिनट लगाइए, देखिए इसको, गो थ्रू करिए अच्छे से एक बार, और फिर हम लोग इसके बाद वीडियो को पॉज करिए। और एक और बात इंपॉर्टेंट है, लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा, इसको शेयर करिए। ये मेरी तरफ आपकी गुरु दक्षिणा है, आपको इसको शेयर जरूर करना है, आपको इसको लाइक जरूर करना है, दोस्तों से सब्सक्राइब जरूर करवाना है, राइट। तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है, आप 5 मिनट वीडियो पॉज करिए, गो थ्रू ऑल द कॉन्सेप्ट्स, एंड देन वंस वी कम बैक वी विल बी डूइंग द क्वेश्चंस ऑन इट, सो दैट आपके ये कॉन्सेप्ट्स और पक्के हो जाएं, राइट।
तो चलिए मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, 5 मिनट दे रहा हूं, आप चेक करें, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करेंगे, आगे स्टार्ट करेंगे एंड यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस। सो स्टार्ट योर रिवीजन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो मैं कुछ असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए करूंगा, ठीक है? तो वन बाय वन हम क्वेश्चंस को देखते हैं। बेसिक चीजों से ही हम स्टार्ट करेंगे, जिस तरह से हमने कंसेप्ट पढ़े थे उसी तरह से हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, राइट? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं लेने वाला हूं वह क्वेश्चन नंबर, मैं डिस्टेंस फार्मूला नहीं लेने वाला, मतलब वो तो आपको सिंपली आता ही है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 y1 होल स्क्वायर होल अंडर रूट, तो वो मैं नहीं निकालूंगा। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से है, आपके पास क्या गिवन है, आपके पास बोला है, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी आप कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आप ना इसका छोटा सा रफ स्केच बना लीजिए, तो आपको क्वेश्चन समझना इजी हो जाता है। तो जब तक आप उसका रफ स्केच नहीं बनाएंगे आपको क्वेश्चन को विजुलाइज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, तो उसको देखना जरूर है। एक बार उसका छोटा सा रफ स्केच बनाइए, आपको प्रॉपर लेंस लेने की जरूरत नहीं है, आपको प्रॉपर वो करने की जरूरत नहीं है, बट यस इंपॉर्टेंट है रफ स्केच जरूर बनाइए। जैसे इसने हमें बोला the length of a median AD of a triangle ABC having vertices this and this, तो इसने हमारे को एक ट्रायंगल बोला, ट्रायंगल ABC है, राइट? और इसके वर्टिसेस हमें दिए हैं -1 3 1 -1 एंड 5, राइट? तो ये हमें इनके वर्टिसेस दिए हैं। तो ये बोलता है कि आप क्या करें, आप मीडियन AD की लेंथ फाइंड आउट करें। तो आपको मीडियन एडी की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए पहले क्या चाहिए होगा, D यानी मिड पॉइंट ऑफ BC। तो आप सिंपली यहां पे लिखें मिड पॉइंट ऑफ BC इज 1 + 5/2 -1 + 1/2, that is 3 and 0. Now AD is equals to what? AD is equals to, आपको ये लेंथ निकालनी है, इसके वर्टिसेस आपके पास आ गए 3 0, तो इट इज 1 yes 3 + 1 होल स्क्वायर 0 - 3 होल स्क्वायर, राइट? एंड दिस इज 4 स्क्वायर प्लस, और AD की वैल्यू आपको दिखती है, ये हमारे पास क्या बन गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये, तो 16 + 9 is 25 एंड AD is equal। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 6 पिक कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या गिवन है, क्वेश्चन इज in what ratio does the line 2x + 3y + 7 = 0 divides the join of 3 4 and 7 8। मैंने आपको बोला कि एक आपको हमेशा एक रफ स्केच बनाना ही है, ठीक है? तो मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, ए पॉइंट, इसको मैं ले रहा हूं 3 4, और एक बी पॉइंट ले रहा हूं, लेट्स से मैं इसको ले रहा हूं 7 8, ठीक है? और एक लाइन है जो इन दोनों को, अब इसने क्या बोला कि इन दोनों के ज्वाइन को एक लाइन कर रही है इंटरसेक्ट, ठीक है? तो आपको बताना है कि किस रेशो में कर रही है। तो ये लाइन है, अब ये पॉइंट था, ये आप देख लीजिए कि ये 2 पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट को इस लाइन ने, जिसकी इक्वेशन है 2x + 3y + 7 = 0, राइट? तो आपके पास क्या है, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि यार नंबर 1 कि आपके पास ये रेशो क्या होगी, वो रेशो आपको पता नहीं है, और जब भी रेशो पता नहीं होती तो हम उसको λ/1 या k/1 जो भी आपको अच्छा लगता है हम उसके हिसाब से ले लेते हैं। तो हम कहते हैं कि लेट, इसको हम पॉइंट C मान लेते हैं, तो लेट C डिवाइड्स AB in the ratio λ/1, right? Now if it is dividing it in the ratio λ/1, तो आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेक्शन फॉर्मूला यूज करें, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर व्हाट, 7 λ + 3 upon λ + 1 and what, 8 λ
प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो हमारे पास ये कहां जाता है, इट गोज टू द ऑपोजिट साइड, ये आप सबको पता ही है, राइट। तो देयरफॉर अब कहता है कि नाउ सी लाइज ऑन द गिवन लाइन। अब आपको पता है ना कि ये गिवन लाइन के ऊपर है, तो इस लाइन का कोई ना कोई सिग्निफिकेंस तो होगा। तो सी अगर इसके ऊपर लाई कर रहा है, दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द पॉइंट, सी लाइंग ऑन द पॉइंट लाइन 2x प्लस 3y प्लस 7, तो इसका मतलब ये सी पॉइंट जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा 7 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 इंटू 8 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस 7 इक्वल्स टू 0। बस इसको सॉल्व करें, लैम्डा की वैल्यू निकालें। शाबाश, सभी लोग ट्राई करेंगे। देखते हैं आप पहले निकालते हैं या मैं पहले निकालता हूं। शाबाश, कम ऑन, क्या बना, 24 और 14 38 एंड 45 लैम्डा प्लस 25 is equals to 0, 45 lambda is 25 upon 45, right? So it is 20 minus 25 and lambda is equals to minus 25 upon 45, that is minus 5 upon 9. अब जब ये minus 5 upon 9 आ रहा है, इसका मतलब it divides it in the ratio 5:9 externally, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले वो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकाले, और क्योंकि सी पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा था तो हमने उसको पॉइंट्स की जगह पे डाल दिया और लैम्डा की वैल्यू निकाली, बिकॉज सी पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो दिस इज हाउ वी हैव गॉट द आंसर फॉर अस। तो इसको नोट करें। इसी तरह से एक और सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में हमारे पास कुछ इस तरह से है, नाइन में दिया गया है कि हमारे पास ना वर्टिसेस दिए गए हैं पैरेललोग्राम के, राइट। ये बोलता है P, Q, R एंड S आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो P 1 2, अगेन मैंने आपको बोला है कि आपको एक रफ स्केच बना लेना है। 4 6, R 5 7 एंड S ए बी, दे आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, और हमें ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, आप सबको पता है क्या होता है। शाबाश, वेरी गुड, एक का तो आंसर मुझे मिला। क्या होती है, ऑपोजिट लाइंस आर पैरेलल, वेरी गुड। ऑपोजिट लाइंस आर इक्वल आल्सो, दैट्स गुड। और ये है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यस, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए आपने जो बात बोली कि लाइंस आर इक्वल, तो लाइंस आर इक्वल से ऑपोजिट लाइंस आर इक्वल, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा, बट उससे बात बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। हमें दो इक्वेशंस चाहिए होंगी क्योंकि हमें दो वैल्यूज निकालनी है, तो वो लंबा हो जाएगा। एक बार हम इसको लेंगे, एक बार इसको लेंगे, तो लंबा हो जाएगा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम की, तो क्या होगा, यस, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो जब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस। शाबाश, अब मुझे बताओ मिड पॉइंट ऑफ पी आर क्या आएगा, 5 + 1/2, और मिड पॉइंट ऑफ ये क्या बनेगा, 7 + 2/2 is equals to 4 + a/2 and 6 + b/2. This is 6/2 is equals to 4 + a/2. 9/2 is equals to 6 + b/2.
ये और ये हम ऐसे ही कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू ए, राइट, और क्या आ जाएगा, और आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू बी। तो दीज टू आर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास इस तरह से देखेंगे तो ऑप्शन ए इज द आंसर, राइट। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट। चलिए, तो आप इसको नोट करेंगे, फटाफट से एक और क्वेश्चन करते हैं। नाउ आई एम पिकिंग क्वेश्चन नंबर 11 फॉर यू। नाउ इट इज गिवन टू अस एज, मैं इसलिए ये पिक कर रहा हूं क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा सा कई बार टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो आपको डरना नहीं है। अब इस केस में हमें क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 11 में इसने बोला है हमें कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर आपको निकालना है ट्राइंगल एबीसी के, ए बी और सी का क्या दिया गया, हमें वर्टिसेस दिए गए हैं। तो मैं अगेन एक छोटा सा रफ स्केच बनाऊंगा। ए इज इक्वल्स टू, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 6, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 12, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 0, राइट। और इसी को लेके मैं क्या बनाऊंगा, इसी को लेके मैं एक इन सेंटर बनाऊंगा। और इन सेंटर हम लोगों ने क्या याद किया, बताया था मैंने आपको एक वीडियो में, मैंने बताया था क्या, आई एम ब्यूटीफुल, यस, कि ये एंगल बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट रहता है इन सेंटर। तो हम इसको क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो होता है ये हमारे पास ए है, इसको हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं और इसको हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, यानी ऑपोजिट साइड की लेंथ को हम लोग स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। और इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आते हैं, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, एंड व्हाट, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। तो हमें ये a, b और c फाइंड आउट करना है। तो लेट अस फाइंड a हमारे पास क्या है, आपको डिस्टेंस फार्मूला निकालना है bc का, तो इट इज 8 माइनस 8 स्क्वायर प्लस 12 माइनस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। b में आपको इसका निकालना है, तो इट इज 8 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 64 प्लस 36 इक्वल्स टू 100 और b इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। एंड इसी तरह से c निकालेंगे तो c क्या बनेगा, इन दोनों को लेंगे तो आ जाएगा अगेन 8 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 प्लस 36 इज इक्वल्स टू 100 अगेन इक्वल्स टू 10। तो हमें a, b और c मिल गया। अब हमें क्या निकालना, अब हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे अगेन ये फॉर्मूला यूज करके। तो पहले एबीसी निकालना है और उसके बाद हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो ये बनेगा अब हमारे पास क्या, 0 इंटू ए यानी 0, फिर 8 इंटू 10 प्लस 80, देन 8 इंटू 10 अगेन प्लस 80 अपॉन 12 प्लस 10 प्लस 10। ठीक है, सिमिलरली इसको अगर हम देखें तो 6 इंटू 12 72, फिर 8 इंटू 12 इंटू 10 120 एंड देन 0 इंटू दिस इज 0 होल डिवाइडेड बाय 12 प्लस 10 प्लस 10। तो ये आपके पास बच्चों क्या बन गया, ये बन गया 160 अपॉन 32 और ये बन गया 192 अपॉन 32। डिवाइड करें 32 5 160। माई टेबल्स आर स्ट्रॉन्गर। मैं हमेशा बच्चों को ना यही बोलता हूं कि टेबल्स को स्ट्रॉन्ग करो, कैलकुलेशंस ऐसे ऐसे होंगी, ऐसे ऐसे। तो 30 इंटू 6, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर इज 56। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द आंसर फॉर अस। तो सिंपल सा था, सिर्फ ये चीज का ध्यान रखना है। आप में से शायद कुछ लोगों को ये आइडेंटिटी याद नहीं होगी या ये इसका फॉर्मूला याद नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने पहले फॉर्मूला लिखा ताकि आप इसको एक बार समझ लें और उसके बाद अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन को नोट कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं। सिंपल सा एक है ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। क्या होता है, कई चीजें सिंपल होती हैं बट क्वेश्चन को देख के ना हम घबरा जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को समझना है, देखना है कि क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले एक रफ स्केच बनाना है। जब भी क्वेश्चन करना है हमने एक रफ स्केच जरूर बनाना है, ठीक है। तो देखिए कैसे, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस तरह से, द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल इज 1/4। तो एक ट्राइंगल है, उसका सेंट्रोइड हमें 1/4 दिया गया है, ठीक है। उसका सेंट्रोइड हमें ऑलरेडी 1/4 दिया गया। अब इंपॉर्टेंट है, सेंट्रोइड होता क्या है? सेंट्रोइड होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस, राइट। एक मेरी वीडियो आएगी अभी कल, उसको पब्लिश करेंगे, जिसमें हम लोगों ने सब इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उसको याद कैसे रखना है वो भी आपको पता चलेगा। तो वो वीडियो जरूर देखनी है आपने, ठीक है। तो चलिए हम लोग फर्दर बात करते हैं आगे इसको। तो ये हमारे पास क्या दिया गया है, कहता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू ऑफ इट्स वर्टिसेस इज 4 - 3। चलिए मैं b को 4 - 3 ले लेता हूं और c को क्या ले लेता हूं, -9 7 ले लेता हूं। और a के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता नहीं है, मैं इसको x और y ले लेता हूं, राइट। अब बोलता था एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें कब पता चलेगा, जब हमें थर्ड वर्टेक्स पता चलेगा। थर्ड वर्टेक्स मतलब a पता चलेगा। अब हमें a पता लगाना है। सबसे पहले हमें 3 चीजें गिवन है, 2 पॉइंट्स और एक क्या, एक हमें सेंट्रोइड गिवन है। तो सेंट्रोइड के लिए अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेंट्रोइड होता है x1 + y1 + z1 / 3 एंड y2 + y1 + y2 + y3 / 3। और इसकी वैल्यू हमें दी गई है 1 और 4। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x -5/3 एंड y +4/3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 और 4। x -5/3 इज इक्वल्स टू 1, y +4/3 इज इक्वल्स टू 4, x -5 इज इक्वल्स टू 3, y +4 इज इक्वल्स टू 12। तो आप देखेंगे बेटा यहां पे हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 8, y इज ऑल्सो इक्वल्स टू 8। अब ये हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए थर्ड वर्टेक्स के, x इज 8, y इज 8। अब आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक तो हम लोगों ने सीखा था, हाफ x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। जिसको ये याद नहीं रहता है, वैसे तो इसको याद करना भी बहुत इजी है। कैसे इजी है देखें, x1 y2 y3, तो क्या आ गया, 1 2 3 ले लिया हमने पहले, फिर 2 3 1 ले लिया, फिर 3 1 2 ले लिया। जिसको तो ये याद रहता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं रहता वो किसको यूज कर सकता है, वो यूज कर सकता है और हाफ ऑफ x1 y1 y, x2 y2 1, x3 y3 1। ये आप सबने डिटर्मिनेंट्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो जब आप इसको नहीं निकाल पाएंगे तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो चलिए मैं इससे करता हूं, आप जिस मर्जी तरीके से बोलें, चलिए मैं इसको करता हूं। तो यह जाएगा यहां से हाफ x1 हमारा 8 आया, 8 × -3 -7 प्लस 4 × 7 माइनस, क्योंकि y भी हमारा 8 ही था, प्लस -9 × 8 माइनस +3 हो जाएगा। दिस इज 1/2, 8 × -10, 4 × -1, -9 × 11, 1/2, -80, -4, -99, so it is -183/, ठीक है। अब ये जो है ऑफ कोर्स ये हम लोग मॉड में लेते हैं, अगेन रीजन वही है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा
पॉजिटिव ही रहेगा, तो हम इसको मॉड में ही रखेंगे हमेशा। तो ये क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 183 विच इज -183/2 का माइनस कट जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास 91.5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव गॉट द आंसर। तो हमने क्या किया, हमने पहले थर्ड वर्टेक्स निकाला और उस थर्ड वर्टेक्स निकालने के बाद हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला को यूज किया। नाउ यू हैव गॉट इट, राइट। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने बहुत ज्यादा और इस चीज को अपने ग्रिप में लेके आना है, राइट। तो चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, आज का वो लास्ट क्वेश्चन है। आज इस सेशन को पूरी तरह से देखिएगा, समझिएगा। जिसको भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलता हूं। तो चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 में ना अगेन, क्योंकि इसमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसको मैं यूज करने वाला हूं, आप उस प्रॉपर्टी को याद करें। शाबाश। हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन क्या है, हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है, शाबाश शाबाश, पढ़े क्या गिवन है। हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल गिवन है, सर्कम सेंटर गिवन है और हमें उसका सेंट्रॉइड निकालना है, हमें उसकी सेंट्रॉइड की वैल्यू निकालनी है। अब अगेन मैं हमेशा क्या लेता हूं, मैं लेता हूं कि एक लाइन है उसके ऊपर ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है। ऑर्थो सेंटर क्या दिया गया है 2 1, राइट। और उसका सर्कम सेंटर क्या दिया गया है 7/2 एंड 5/2 और मैं उसका सेंट्रॉइड मानता हूं G। तो ये हमसे सेंट्रॉइड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सेंट्रॉइड। तो एक प्रॉपर्टी है पुत्र जी, क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है centroid divides the join of orthocenter and circumcenter in the ratio 2:1. Yes, it divides it in the ratio 2:1, right? अगर ये 2:1 की रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है तो होगा क्या, देखते जाइए। जस्ट सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला में ये आएगा इस तरफ और ये जाएगा इस तरफ। तो क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर हमने क्या लिया, क्वेश्चन नंबर लिया 16 और क्या जाएगा, हमें पूछ रहा है ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 2 × 7/2 प्लस 1 × 2 होल डिवाइडेड बाई 3 एंड 2 × 5/2 प्लस 1 × 1/3। ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये 2 और 2 कैंसिल, सॉरी। आपके पास ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 7 + 2/3 5 + 1/3, राइट। एंड फाइनली वी गेट इट एज 3 and 2 as the answer. So again my answer is option number C. तो प्रॉब्लम बेटा ये नहीं थी कि क्वेश्चन वाज इजी, मैंने ये सिर्फ आपको इसलिए कराया कि आपको वो प्रॉपर्टी मैं बता सकूं और आप उस प्रॉपर्टी को फर्दर यूज कर पाए। दिस इज कि सेंट्रॉइड जो है वो हमेशा क्या रहता है, वो डिवाइड करता है मीडियंस को भी 2:1 के रेशियो में और वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के यस उसको भी डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा किसी भी ट्रायंगल के लिए, ध्यान में रखिएगा किसी भी ट्रायंगल के लिए जब हम बात करते हैं उसके ऑर्थो सेंटर की, सर्कम सेंटर की और सेंट्रॉइड की, दे आर ऑलवेज इन द सेम लाइन, दे आर कोलिनियर, दे आर ऑलवेज कोलिनियर किसी भी ट्रायंगल के लिए। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि भाई सेंट्रॉइड जो है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है, राइट। तो आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करेंगे, कल कुछ और क्वेश्चंस के साथ मैं आपके पास आऊंगा और हम लोग उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने आज इन सब चीजों को प्रैक्टिस करनी है, ध्यान से समझना है, सुनना है, पढ़ना है और आगे लेके जाना है, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और जहां पे कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइए, ठीक है। तो ये मेरे लिए, मैं फिर से एक बार बोलूंगा, आपकी गुरु दक्षिणा है अगर आप मेरा सब्सक्राइब करेंगे और आप मुझे ये बताएंगे कि हमें और क्या क्या करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद।
striving for your career.